नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग गणित विषय में एक चैप्टर पढ़ रहे थे औसत, जिसमें मैं पिछली कक्षा में आपको सवाल नंबर 60 तक करा चुका हूं। तो अब बात करते हैं उससे आगे के सवाल। प्रयास ये करूंगा कि ये अध्याय में आज आपके समक्ष समाप्त कर दूं। अगर समझिए, लिखा है कि दो संख्याओं का औसत 12.5 है तथा उनके गुणनफल का वर्गमूल 12 है। अगर मैं दो संख्याएं कोई भी ले लूं, जैसे कि मान लीजिए एक a ले ली और एक v ले ली, तो आपको पता है कि अगर दो संख्याओं का औसत 12.5 है तो योग हो गया 12.5 गुणा 2, अर्थात पदों का योग हो गया 25। आगे दिया है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल अगर आ रहा है 12, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा कितना? 144। अब सोचिए, दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनको आपस में गुणा किया जाए तो 144 आ जाए और उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो 25 आ जाए। तो 144 के दो गुणनखंड जिन्हें आपस में जोड़ के 25 लाया जा सकता है, ऐसी दो संख्याएं 16 और 9 हैं जिन्हें आप विकल्प से देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं। स्पष्ट हुआ? तो सामान्य सवाल था, जिक्र हम लोगों ने कर लिया है। आगे की बात करते हैं। अगला सवाल है कि तीन संख्याओं का औसत 60 है और आगे बोला है कि इनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योगफल का 1/4 है। अब मेरी बात को सुनिएगा बड़े आराम से। अगर तीन संख्याओं का औसत 60 है और कोई भी तीन रैंडम नंबर हैं, इसीलिए हम तीनों संख्याओं को क्रम से a, v और c मान लेते हैं। अगर तीनों संख्याओं का औसत 60 है तो योगफल कितना हो गया? 180। स्पष्ट? आगे देखिए, इनमें से पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योगफल का 1/4 है। जो पहली संख्या है वो शेष दो संख्याओं के योगफल का 1/4 है, ये बोला गया है। अब पॉइंट की बात पर आ जाइए। देखो, पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योगफल का 1/4, पहली यानी a, शेष दो यानी b प्लस c, इनके योगफल का 1/4 है। ध्यान से सुनना, पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योगफल का 1/4 है। तो ये स्पष्ट हुआ। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि 4 को अगर इधर ले लिया जाए तो 4a बराबर b प्लस सी नहीं हो जाएगा? और 4a बराबर b प्लस सी अगर हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा कि a प्लस b प्लस सी बराबर 4a बराबर हो गया कितना? 180। तो a बराबर कितना हो गया? 36। तो यहां से ये स्पष्ट हुआ कि जो पहली संख्या है वो कौन सी आएगी? 36। दोबारा देखें, तीन संख्याओं का औसत 60 है तो योग हो जाएगा 60 गुणा 3। पहली संख्या अन्य दोनों संख्याओं के योगफल का 1/4 है, तो पहली संख्या अन्य दोनों संख्याओं के योगफल का 1/4 है, अतः पहली संख्या निकल आई अन्य दोनों संख्याओं के योगफल से 4a। ठीक है, अब ये जो 4a निकला है b प्लस सी की जगह यहां रख दो, आगे सॉल्व कर लो। स्पष्ट हुआ? बढ़िया। अगला सवाल देखिए, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। ऐसा सेम एक सवाल में पिछले वीडियो में भी आपको मिला होगा, पिछली कक्षा में भी आपको मिला होगा। दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए, देखिए क्या होता है। तो एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, तो सीधा सीधा अंदाजा लगाइए कि एक बल्लेबाज ने टोटल पारियां खेली हैं 10, एक और पारी वो खेल लेता है, इसके बाद पारियां हो जाती हैं 11। अगर 10 पारियों का उसका औसत मान लिया जाए a, क्योंकि हमें दिया नहीं है, अभी मैं एक बार सवाल पुनः पढ़ दूंगा, और उसके बाद औसत 5 बढ़ जाता है। ठीक, अब सुनिए दोबारा। देखो, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। तो हमें ये बात समझनी है कि पहले पारियां कितनी थी? 11, जो बाद में हो गई हैं कितनी? 12। ठीक है, तो पहले 11 और बाद में पारियां हो गई हैं 12। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 5 बढ़ गया। पहले एवरेज क्या दिया है? पता नहीं। अगर पहले का औसत नहीं पता तो बाद का तो पता है कि पहले वाले औसत से बाद वाला औसत 5 बढ़ गया है। कितना बढ़ा है?
5, तो ए प्लस 5। अब एक बात सोचिए मेरे साथ साथ, 11 पारियों का औसत ए दिया है और 12 पारियों का औसत ए प्लस 5 दिया है। आराम से समझना मेरी बात को ध्यान से, देखो गौर से। अब 11 पारियों के योग से 12 पारियों का योग, ये योग ही तो निकल के आया, औसत गुणा पदों की संख्या, पदों का योगफल ही तो। अब देखो ज्यादा उस बात को बार बार नहीं कह रहा हूं, पिछली 4 कक्षाओं में बहुत बार कह चुका हूं, तो थोड़ा समझिए अब तो, है ना। तो 11 पारियों का एवरेज ए है तो योग हो गया 11a। 12 पारियों का एवरेज अगर ए प्लस 5 है तो योग हो गया 12a प्लस 60। अब इससे ये कितना ज्यादा है, तो इससे ये ज्यादा है a प्लस 60, और मैंने आपको समझाया था ये वास्तविकता में कितना ज्यादा होगा, ठीक उतना जितना व्यक्ति उस नई पारी में रन बनाता है। अगर यहाँ 100 बनाए होते तो a प्लस 60 बराबर 100 होता, अगर यहाँ 80 बनाए होते तो a प्लस 60 बराबर 80 होता। तो यहां से मैं पता चल गया कि a बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो बिल्कुल स्पष्ट हो पा रहा होगा आपको कि लिखा है कि 12वीं पारी के बाद औसत, तो देखो 11 पारियों तक एवरेज a यानी 30, और 12वीं पारी के बाद एवरेज 5 बढ़ गया, तो 30 में 5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 35। क्लियर। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, एक बल्लेबाज 11वीं पारी में शतक लगाता है, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। फिर समझिए, तो एक बल्लेबाज ने पहले खेली हैं 10 पारियां, बाद में एक और पारी खेलता है, यहां उसका एवरेज दिया नहीं तो ए मान लीजिए, और यहां उसका एवरेज बोला है कि 5 बढ़ जाता है। 10 पारियों का अगर एवरेज ए है तो योग हो गया 10a। 11 पारियों का एवरेज अगर a प्लस 5 है तो योग हो गया a प्लस 5। अब यहां से यहां देखेंगे कि ये जो योग है कितना बढ़ गया, तो ये जो योग है स्पष्ट तौर पर बढ़ गया है कितना, a प्लस 55, जो वास्तविकता में कितना बढ़ गया, 100। अभी पढ़ा था सेम सवाल, ठीक उतना बढ़ेगा जितना वह नई पारी में रन बनाता है। तो a बराबर भैया कितना आएगा, 45। तो 10 पारियों का एवरेज 45 और 11वीं पारी के पश्चात एवरेज 50। तो सेम कॉपी सवाल है जो हमने अभी पीछे किया। तो एक ही तरह के अब आपके पास कम से कम 3 सवाल है। बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल लिखा है कि एक बल्लेबाज की 10 पारियों का औसत 32 रन था, अगली पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। समझना, तो एक बल्लेबाज 10 पारियां खेलता है और यहां दे रखा है कि उसका औसत कितना है, 32। अगली पारी यानी 11 हो जाएंगी, और जो औसत आपको दे रखा है साफ साफ बोला है 4 बढ़ जाए, तो 32 में अगर 4 बढ़ जाएगा तो 36 हो जाएगा। क्या स्पष्ट है? बढ़िया। अब एक गौर करो, अगर 10 पारियों का एवरेज 32 है तो टोटल कितना हो गया, 320। 11 पारियों का अगर एवरेज 36 है तो टोटल कितना हो गया, 396। तो स्पष्ट हुआ कि इससे ये वाला योग कितना बढ़ रहा है, 76, अर्थात नई पारी में रन कितने बढ़ गए, 76 बढ़ गए। क्लियर है मेरी बात? चलिए बढ़िया। अगले सवाल पर आते हैं। लिखा है कि एक बल्लेबाज की 40 पारियों का औसत रन 50 है, उसका सर्वाधिक स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाता है। खिलाड़ी का सर्वाधिक स्कोर बताइए। देखिए पैटर्न वही है, मैं बदलूंगा ही नहीं। एक बल्लेबाज ने कितनी पारियां खेली, 40 पारियों का एवरेज 50, 2 पारियां हटा दो, कितनी रह जाएंगी, 38, और 38 पारियों का एवरेज 48। ठीक है, 40 का एवरेज 50 है तो टोटल हो गया 2000 रन, 38 का एवरेज 48 है तो टोटल हो गया 1824 रन। ठीक है, गुणा कर लो, 8 गुणा 8 64 के 4, 4 गुणा 8 32, 8 गुणा 3 24, 64 और 24 आपका, तो इस प्रकार से सही है। तो अब यहां से देखो हमें पता चला कि इस वाले स्कोर से ये वाला स्कोर कितना कम है, 176 रन। अब आपको पता ही 176 रन इसलिए कम है क्योंकि हमने 2 पारियां निकाल रखी हैं। एक वो है पारी जिसमें हमको हाईएस्ट रन बने हैं और एक वो है पारी जिसमें लोएस्ट रन बने हैं। तो हाईएस्ट रन बोला गया है कि उसका सर्वाधिक स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है।
मैंने पिछली कक्षा में भी आपको बताया है कि जब कम या ज्यादा बोला जाए तो बांटना आसान होता है। कैसे आसान होता है, मिलके बात करेंगे। देखो, उसका सर्वाधिक स्कोर, बड़े ध्यान से समझना, तो उस व्यक्ति का जो सर्वाधिक स्कोर है उसके न्यूनतम स्कोर से कितना ज्यादा है, तो बिल्कुल साफ साफ बोला 172। तो 176 में से 172 आप निकाल लो, बचे कितने, 4। अगर 4 बचे तो स्पष्ट है कि मिनिमम पारी में 2 बनाए होंगे और जो उसकी मैक्सिमम पारी है उसमें उसने 2 + 172 यानी 174 बनाए होंगे। सीधी बात, 176 में से 172 निकाल लो क्योंकि वो ज्यादा करने, बच्चे 4, 2-2 होने चाहिए। नियम के मुताबिक अगर 4 को 2 जगह बराबर बांटा जाए तो 2-2 होना चाहिए, लेकिन आपको इसे मिनिमम पारी में तो 2 ही रहेंगे, मैक्सिमम में 2 और जो 172 निकाले थे वो पकड़ा दो, तो कुल मिला के आपका औसत स्कोर, सर्वाधिक स्कोर हो जाएगा 174। ठीक है, क्लियर। चलिए एक सवाल में और ये बात समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात ताकि मैं आपको पूरी बात स्पष्ट करके समझा सकूं। देखो, लिखा है क्रिकेट खिलाड़ी की 20 पारियों का औसत 40 है। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियां खेली गई हैं और औसत उसका कितना है, 40 है। उन 2 पारियों में जिसमें उसने सर्वाधिक और सबसे कम रन बनाए हैं उनको निकाल दिया जाए तो शेष 18 पारियों के रनों का औसत 33 है। ठीक है, अब यहां से देखो, 20 पारियों का औसत 40 है तो योग हो गया 800। 18 पारियों का 18 × 3 54, 18 × 3 54 और 5 59। अब 20 पारियों में टोटल रन थे 800, 18 पारियों में रन हो गए आपके 594। ठीक है, तो मुझे ये साफ साफ पता चल रहा है कि 800 में से अगर 594 घटा दूं तो कितने आएंगे, 206। अब ये 206 रन बेसिकली है क्या, तो ये उन 2 पारियों का योग है जो निकाली गई हैं। तो जो निकाली गई है उन पारियों में उसका न्यूनतम स्कोर दिया है 16। अगर न्यूनतम स्कोर 16 है तो मैक्सिमम स्कोर 190 हो जाएगा क्योंकि उसकी दोनों पारियों के रनों का योग 206 है। दोबारा देखो, 20 पारियों का एवरेज 40 तो योग हो गया 800, 18 पारियों का एवरेज 33 तो योग हो गया 594। तो जो 2 पारियां यहां से हटा दी गई हैं उन दोनों पारियों के रनों का योग 206। एक पारी में रन बनाए हैं 16 तो दूसरी में बनाएंगे 190 क्योंकि जोड़ मिला के करना है आपको कितना, 206। स्पष्ट हुआ, बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि 11 सदस्यों की एक टीम के 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 43 है। यदि 11वें खिलाड़ी के रनों को भी उसमें शामिल कर लिया जाए तो पूरी टीम के औसत में 1 रन की कमी हो जाती है। देखो, तो हमें ये पता है कि 10 खिलाड़ी, अगर 10 खिलाड़ियों का एवरेज निकाला जाए तो 43 आ रहा है, अगर 11 खिलाड़ियों का एवरेज निकाला जाए तो 1 कम यानी 42 आ रहा है। क्लियर हो रही होगी ये बात, बढ़िया। 10 का एवरेज अगर 43 है तो टोटल हो गए 430, 11 का एवरेज अगर 42 है तो टोटल हो गए 462। आप बताइए इससे ये कितना ज्यादा हुआ, तो आपको पता चलेगा 32 ज्यादा हुआ। 32 क्या है, उस देखो यहां एक ही तो बढ़ा, तो जितना भी स्कोर बढ़ेगा वो उस एक खिलाड़ी की वजह से ही तो बढ़ेगा। तो सीधी बात, उस एक खिलाड़ी के रनों की संख्या कितनी हो गई, 32, जो आपने यहां से स्पष्ट किया। क्लियर हुई मेरी बात, बढ़िया। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि जब पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी तो उसी समय पुत्र का विवाह हो गया और विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई तब पूरे परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। आराम से समझना, देखिए तो यहां डाटा दे रखा है पुत्र के विवाह के समय। अब देखो, विवाह के समय इस परिवार में 3 लोग काउंट होंगे, एक पति, एक पत्नी
और उनका एक पुत्र। आराम से समझिएगा, 3 लोग काउंट होंगे जिनकी औसत आयु कितनी है 42। अगर औसत 42 है तो हमारा जो टोटल हो गया है वो कितना हो गया 126 वर्ष। कैसे? 3 ही लोग तो हैं। आगे समझिए, विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई, अब सोचिए एक बार, देखो शादी के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ और जब उसकी उम्र 5 साल हो गई, जब उस बच्चे की उम्र 5 साल हो गई, तो आप बताइए 1 साल तो वो हो गया और 5 और हो गया, तो टोटल 6 साल बाद। तो अगला जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट है 6 वर्ष बाद। यहां मेरी बात को समझना, 6 वर्ष बाद इस परिवार में कौन कौन है? तो अब इस परिवार में है पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और एक बच्चा। और अब इस परिवार का एवरेज है 36, क्योंकि अब इस परिवार में लोग 5 हैं तो टोटल हो जाएगा कितना 180। आराम से समझिए, देखो 6 साल बाद 3 तो वो है ही जो पहले से थे, क्या हुआ था पुत्र का विवाह हुआ था, तो पुत्रवधू आ गई और एक बच्चा है। क्लियर? अब यहां एक बात समझना, बच्चा की उम्र पहले से ही क्लियर है कितनी 5 साल। ठीक, अब इस पर ध्यान दो, देखो पति पत्नी और पुत्र की आयु का योग 126 वर्ष था, लेकिन कब? 6 साल पहले। इन 6 वर्षों में इनमें से प्रत्येक की उम्र में 6 का इजाफा हो जाएगा, 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो एक की उम्र में 6 बढ़े तो तीनों की उम्र में मिलाकर 6 6 6 अर्थात 18 बढ़ गए। क्या कहते हैं आप? स्पष्ट हो रहा है? दोबारा समझ लेंगे, पहले कर लेते हैं। अब एक बात सोचिए, टोटल कितना लाना है 180, ये हो गया 144, ये हो गया 5, 144 और 5 149, तो ये कितना आना चाहिए 31, तभी तो आपका 180 हो पाएगा। वेरी गुड। लेकिन हमें जो पूछा है विवाह के समय बहू की आयु कितनी थी। ये जो हमने बहू की आयु निकाली है 31, ये कब है? ये है 6 साल बाद, और हमें चाहिए विवाह के समय, तो विवाह के समय पुत्रवधू की आयु जो निकल के आएगी वो 25 वर्ष आएगी। एक बार पुनः समझ लेते हैं, देखो जब पति पत्नी और उनके पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष थी तो उसी समय पुत्र का विवाह हो गया। तो विवाह के समय पति पत्नी पुत्र एवरेज 42 दिया है, योग निकाल लो 42 गुणा 3 बराबर 126। विवाह के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ, 1 साल बीत गई। जब बच्चे की उम्र 5 वर्ष हुई, 6 साल बीत गई। 6 वर्ष बाद उस परिवार की औसत आयु 36 है। 6 वर्ष बाद इस परिवार में देखो पति पत्नी पुत्र तो हैं ही, एक पुत्रवधू और एक बच्चा भी आ गया है, और एवरेज 36 है लेकिन लोग 5 हैं, तो योग 180 आएगा। अब यहाँ इन तीनों की आयु का योग जो था 126 आ रहा था, लेकिन कब? 6 साल पहले की बात है वो तो। अब 6 इनकी 6 इनकी 6 इनकी 18 बढ़ गई, तो इनका टोटल कितना हो गया 144। बच्चा की उम्र 5 है, दोनों को जोड़ोगे 149 हुआ, लाना कितना है 180, तो ये कितना रह गया 31। स्पष्ट हुआ? अब ये जो उम्र निकल के आई, ये तो निकल के आई विवाह के 6 वर्ष बाद की। इन्होंने पूछी है विवाह के समय, तो विवाह के समय 31 से 6 कम यानी 25 वर्ष की रही होगी ये महिला। आप बताइए, स्पष्ट कर पाया हूं? बढ़िया। अब स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल लिखा है कि 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा होने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। अब देखो समझो, 2 स्टेटमेंट है, ठीक उसी सवाल की भाषा को पुनः रिपीट किया गया है। तो 10 वर्ष पूर्व इस परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य। तो 10 वर्ष पूर्व इनका अगर योग निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा
24 गुणा 4 बराबर 96। आप कहेंगे सर 24 गुणा 4 क्यों हुआ? तो मैं कहूंगा बाबूजी कि 24 एवरेज है और लोग उस समूह में 4 है। ठीक है, अब अगला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है वर्तमान में, और वर्तमान में इस परिवार में हुआ क्या है कि 4 तो सदस्य वही हैं ही, प्लस इसमें 2 बच्चे भी अब इस परिवार में शामिल हैं, बच्चा 1 और बच्चा 2 बराबर। अब ये बोल रहे हैं कि आज भी औसत आयु वही है, जो औसत आयु पहले थी 24 अभी भी वही है, तो अब इनका योग 144 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि औसत तो वही है लेकिन बाबूजी लोग तो बढ़ गए हैं। लोग बढ़ने से संख्या बढ़ती है, मात्रा बढ़ती है। अब देखो एक चीज गौर करना, ये 4 सदस्य जिनकी उम्र का योग पहले 96 था, अब इनकी उम्र के योग में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 40 की। सवाल पैदा होगा क्यों? तो जवाब होगा ये कि 10 वर्षों में किसी भी एक आदमी की उम्र 10 बढ़ती है। ये कितने लोग हैं? 4। तो जो इनका टोटल 96 था वो 96 में 40 बढ़कर 136 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात? तो इन चारों की उम्र जो पहले 96 गिन रहे थे, अब उसको हम कितना काउंट करेंगे? 136 काउंट करेंगे। ठीक है, अगर ये 136 हो गया तो इन दोनों की उम्र 8 साल रह गई, क्योंकि टोटल तो 144 ही लाना है ना। अब देखो इनमें 2 साल का अंतर है, और मैंने क्या सिखाया? कम या ज्यादा बांटना हो, सीधा लॉजिक दिमाग में यूज करना। क्या करना है? 8 साल दोनों का योग है, यानी दोनों की मिला के 8 होनी चाहिए। एक की उम्र दूसरे से 2 ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या करो? 2 निकाल लो, 8 में से 2 निकाल लो। निकाल लिए? 8 में से 2 निकालो, कितने बचे? 6। बराबर बांटोगे तो 3-3 बटेगा, लेकिन एक का 3 रखना और एक का 3, और जो 2 निकाले थे वो जोड़ देना। ठीक है, तो एक की उम्र 3 साल, एक की उम्र 5 साल। हमें पूछिए छोटे बच्चे की उम्र, तो जवाब होगा 3 साल। बड़े की पूछी जाए तो 5 साल। क्लियर मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं आराम से। अगर कहीं भी दिक्कत है आप मुझे बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस सवाल को पुनः दोबारा भी डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मेरी प्राथमिकता आपको सिखाने में है, बाकी सब चीजें बाद में। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बात को समझना, कि अपराजिता और राकेश की शादी आज से 9 वर्ष पहले हुई थी। शादी के समय उन दोनों की औसत आयु 28 वर्ष थी। अब देखो समझो, फिर वही स्टेटमेंट है उम्र पर आधारित। शादी के समय अपराजिता और राजेश की उम्र का जो योग होगा वो 28 गुणा 2 यानी कि 56 वर्ष हो जाएगा। कैसे पता? औसत दिया है ना 28, और लोग 2 हैं। आज उनके पास एक बच्चा भी है। वर्तमान में अपराजिता है, राजेश है और एक उनका चाइल्ड है। ठीक है, अब 3 हो गए, जिसकी आयु 7 वर्ष है। बच्चे की आयु स्पष्ट बोल रखी है इन्होंने, 7 वर्ष है। उस परिवार की अच्छा वर्तमान में औसत आयु पूछी है, तो वर्तमान में औसत, वर्तमान औसत, और ये मैं आपको समझा चुका हूं कि अब इस परिवार में वर्तमान में कितने लोग हैं? अपराजिता, राजेश और उनका एक बच्चा। अब यहां पे आ जाओ, दिमाग से बात समझना। देखो शादी कब हुई थी? 9 साल पहले। तो इस घटना से ये वाली घटना 9 साल बाद की है। तो इस घटना में अगर हम ये सोचें कि वृद्धि कितनी होगी, तो कितनी होगी आप बताइए? 9 साल। ठीक है, लेकिन 9 तो 1 में बढ़ेगी ना, या आदमी तो 2 हैं, तो कितनी बढ़ाएंगे? 2। 9 और 9 18। तो देखो जो इनका टोटल पहले 56 था वो 18 बढ़ जाएगा, और प्लस बच्चे की उम्र जो 7 है। ठीक, और कितने लोग हैं इस परिवार में? 3। तो आपको समझ में आएगा 56 और 18 74, 74 और 7 81, और 81 में 3 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर आएगा 27। देखिए दोबारा, अपराजिता और राजेश की शादी के समय आयु कितनी थी? 28 दूनी 56 हो गया। वर्तमान में कितनी है? तो 56 में 18 जुड़ गए, क्योंकि शादी से आज तक 9 साल गुजर गए, लोग 2 हैं, तो 9 दूनी 18, 3 होते तो 9 गुणा 3 27 बढ़ता, लोग 3 है। आगे आपने सॉल्व करना है, तो आंसर आपका 27 आ जाएगा। स्पष्ट हुई मेरी बात? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं।
अगला सवाल है कि एक छात्रावास में 35 छात्र थे। 7 नए छात्रों के आ जाने से खाने पर होने वाले प्रतिदिन के व्यय में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है। आराम से मेरी बात को समझना। देखो, एक छात्रावास में पहले कितने छात्र थे? 35। बाद में कितने छात्र हो गए बेटा? 42। आराम से समझिएगा। अब जब 35 छात्र थे तब उनका प्रतिदिन का व्यय, आगे पढ़ेंगे, 7 आ गए। प्रतिदिन के व्यय में 42 रुपए की वृद्धि हो जाती है, जबकि प्रति छात्र औसत में 1 रुपए की कमी हो जाती है। तो जो एवरेज पहले ए था वो बाद में A-1 हो गया। तो यहां पर होने वाला प्रतिदिन का खर्चा कितना आएगा? 35A। गुणाई तो करेंगे कुल खर्च निकालने के लिए। और यहां पे ये वाला खर्चा कितना आ जाएगा? 42A-42। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो इनका पहले खर्चा हो रहा था वो ये रहा, जो बाद में खर्चा हो रहा था वो ये रहा, और इस वाले खर्चे से ये वाला खर्चा थोड़ा बढ़ गया है। कितना? 35 से 42 बढ़ाओगे कितना बढ़ेगा? 7A माइनस में 42, जो बराबर कितने के है? 42 रुपए के। फिर से समझो, इससे ये कितना ज्यादा? 7A माइनस 42, और कुल खर्चा कितना ज्यादा? 42 रुपए, तो बराबर हो गया 42। ए बराबर हो गया 42, 42 84/7, तो ए बराबर आ गया 12। अब आपसे पूछा है कि पहले प्रतिदिन कितना व्यय होता था, तो पहले प्रतिदिन व्यय होता था 35 गुणा ए, और ए की वैल्यू 12 है, अतः हमारा आंसर आ जाएगा 420 रुपए। पहले औसत खर्च क्या था? तो ए की वैल्यू 12, नया औसत खर्च 11, पहले कुल खर्च 35 गुणा 12, नया कुल खर्च 42 गुणा 12 माइनस 42। क्लियर मेरी बात? 4 बातें बनी। पहले का औसत खर्च 12, नया औसत खर्च 11, पहले का कुल खर्च 35 गुणा 12, और नया कुल खर्च 42 गुणा ए की वैल्यू 12 माइनस 42। क्लियर मेरी बात? चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है कि एबीसी का औसत 84 किलोग्राम है। डी को शामिल करने से चारों का औसत 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि ए के स्थान पर ई को शामिल कर लिया जाए तो BCDE का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाएगा। ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक हो तो ए का भार बताइए। देखिए, पहले 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इनका औसत दिया है कितना? 84। तो 84 में 3 का गुणा करोगे तो योग आ जाएगा कितना? 252। डी को शामिल कर लिया जाए, अगर इन तीनों के समूह में डी को शामिल कर लिया जाए तो इनका औसत हो जा रहा है 80। तो 80 गुणा 4 हो जाएगा 320। अब एक बात गौर से सुनिएगा, इस वाले से ये डाटा ABC यहां भी है, तो अगर A प्लस बी प्लस सी बराबर 252 रख दूं, जो उधर जाके घट जाएगा तो डी का भार नहीं आ जाएगा। दोबारा समझिए, ABC तीनों का टोटल 84 गुणा 3, ABCD चारों का टोटल 80 गुणा 4। ये तीनों की वैल्यू यहां तीनों की वैल्यू के योग के बराबर ही तो होगी। तो अगर 252 को 320 में से घटा दूं तो डी बराबर कितना आएगा? 68 किलोग्राम। अगला स्टेटमेंट, ए के स्थान पर ई को शामिल कर लिया जाए, ए के स्थान पर ई को शामिल कर लिया जाए, ए की जगह ई। अगर ए की जगह ई आ जाए और बाकी सब सेम रहे, ठीक है, तो औसत भार 79 किलोग्राम हो जा रहा है। अगर औसत 79 है तो बाबूजी समझदारी का परिचय देना है कि औसत अगर 79 है तो योग हो गया 79 इंटू 4, और 79 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 316। आप बताएं, स्पष्ट हुई मेरी बात? बहुत बढ़िया। अब यहां से आप देखेंगे कि इन दोनों समीकरणों को अगर मैं आपस में एक दूसरे में से घटा दूं तो माइनस 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 माइनस, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यहां से निकलेगा a माइनस ई बराबर 4। आगे, यदि ई का भार डी के भार से, यदि ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक हो तो ई का भार कितना हो गया? 71।
अगर मैं a माइनस 71 बराबर 4 कर दूं तो a बराबर कितना कहूंगा 71, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अतः a का भार हो जाएगा 75 किलोग्राम। दोबारा समझिए, ए बी सी का औसत भार 84, 84 गुणा 3 कर लिया, ए डी को शामिल कर लोगे 80, 80 गुणा 4 कर लिया, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहां रख दी तो d बराबर निकल के आ गया 68। a की जगह e आ जाए, बाकी सेम रहे तो औसत 79 हो रहा है, तो योग हो गया 79 इंटू 4, घटाया तो ये कट गए, a माइनस ई बराबर 4 आ गया। और एग्जामिनर द्वारा बोला गया है ई का भार डी के भार से 3 किलोग्राम ज्यादा है, वो ई की वैल्यू यहां रखते ही आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, जो कितनी आएगी 75 किलोग्राम। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। देखो 3 संख्याओं में से पहली संख्या, पहली, माफ कीजिए शायद मैंने गलत पढ़ दिया सवाल को, मैं पुनः एक बार पढ़ दूंगा। चलिए अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी। देखो पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, इसे k मान लिया जाए तो इसे 3k मानना पड़ेगा, और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है तो 3 का 5 गुना क्या हो जाएगा 15k हो जाएगा। ठीक, आगे तीनों संख्याओं का औसत 57 है। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, अगर औसत दिया है तो क्या करना है, योग निकालना है। 15 और 1 16k और 3 19k, 19k बराबर हो गया 57 गुणा 3, तो k बराबर हो गया आपका कितना 9, क्योंकि 19 से 57 कटेगा 3 बार। अब बोला है सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या तो ये आ गई, और सबसे बड़ी संख्या हो गई आपकी ये। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर बताइए, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में डिफरेंस आ जाएगा 126 का। बेसिक सा सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। देखो 6 पुत्र प्लस माता और प्लस पिता, अगर 8 लोग कर दिए जाएं तो इनका औसत 22 आ रहा है, यानी इन सभी की उम्र का योग जो है 176 वर्ष आ रहा है। अब उसमें आपको साफ साफ बोला है कि 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष। अगर इनकी औसत आयु 8 वर्ष है तो इनका योग कितना हो गया 48 वर्ष। अब आप मुझे स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि अगर इनका योग 48 आ रहा है, इससे ये तात्पर्य हो गया कि इनके माता पिता की आयु का जो योग है वो निकाला जा सकता है। कैसे? 48 उधर जाके घटा दो, तो 16 में से 8 घटाओगे 8 बचेंगे, 16 में से 4 घटाओगे 12 बचेंगे, तो माता पिता की आयु का योग कितना हो गया 128 वर्ष। अब ये जो उम्र है ये दोनों में बटेगी। कैसे बांटेंगे? मिलके बांटेंगे। पिता की आयु माता की आयु से 8 ज्यादा, मैंने क्या सिखाया था 128 में से 8 निकाल लो, बचे 120, बराबर बांट दो। बराबर बांटोगे तो मम्मी की कर दो 60, क्योंकि पिताजी की ज्यादा है तो पिताजी की कर दो 68। अगर इनकी ज्यादा होती तो इनकी 60, इनके जो निकालते ना वो ज्यादा वाले के हिस्से में जोड़ दो। क्लियर हुई मेरी बात? फिर से 6 पुत्र माता पिता का एवरेज 22, 22 गुणा 8 176, 6 पुत्रों का एवरेज 8 दिया, योग हो गया 48, तो माता पिता की आयु का योग निकल के आया कितना 128। इसको 2 जगह बांटना है, एक हिस्सा दूसरे से 8 ज्यादा करना, और इस प्रकार से आपका जवाब यहाँ पे ही आ जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है कि 10 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि उस समूह में 5 बच्चे और शामिल हो जाएं, देखिए कितने बच्चे हैं, पहले 10 और बाद में कितने शामिल हो गए 5, तो कितने हो गए 15। आगे 10 बच्चों की औसत आयु अगर 14 है तो टोटल कितना हो गया 140 वर्ष। आगे समझना, एक और
5 बच्चों के आने से योग में कितने की वृद्धि है? 15 की। अगर 15 की वृद्धि है तो टोटल कितना हो गया? 225। तो मुझे यहां से समझ में आ जाएगा कि 5 नए छात्रों के आने से 5 नए छात्रों के आने से इनके योग में 85 की वृद्धि हो गई है। योग कितना बढ़ा? 85। कितने लोगों का? 5 लोगों का। तो अगर 5 लोगों की उम्र 85 है तो उनका औसत कितना होगा? 17 वर्ष। स्पष्ट हुआ? एक बेसिक सामान्य सा सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 40 किलोग्राम भार वाला एक बालक क्लास छोड़ के चला जाता है, तो उसी समय एक अन्य छात्र क्लास में आ जाता है और इस प्रकार कक्षा का औसत भार 100 ग्राम कम हो जाता है। मैंने क्या सिखाया? अगर जाने वाले की वजन 40 है और नए के आने से एवरेज घट रहा है तो आप माइनस कर दीजिए। अब कितने लोग हैं क्लास में? 50 और एवरेज कितना कम हो रहा है? 100 ग्राम। ये इंपॉर्टेंट बात है, 100 ग्राम। तो आप देखेंगे ये हो गया आपके पास 40 ग्राम जो दिया गया है और इसका गुणा करेंगे तो 5000 ग्राम आएगा जो 5 किलोग्राम होता है। अतः नए शामिल छात्र का भार हो जाएगा 35 किलोग्राम। ऐसे में कई सवाल बता चुका हूं, एक पुनः ये बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला सवाल है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2। अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3। देखो, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 प्लस अगली 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 प्लस 2 और 3 5। अब आपकी हो गई 6वीं, 7वीं और अगली संख्या हो जाएगी आपकी 8वीं और सभी 8 संख्याओं का औसत 20 है। अतः योग हो गया भैया बाबूजी नेताजी 160। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट गए, 3 से 3 कट गए, इधर बचा केवल 6वां, 7वां और 8वां बराबर 64 और 31 95 होते हैं। उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? 65। अब वही तरीका लगाएंगे जो बाबूजी मैं आपको सिखाते चला आ रहा हूं। देखो समझो, यदि 6वीं संख्या 7वीं से 4 कम है, अगर 6वीं संख्या 7वीं से 4 कम है तो 7वीं संख्या 6वीं से 4 ज्यादा होगी। सामान्य बात है। तो इससे ये 4 ज्यादा है और 8वीं संख्या से 7 कम। अब सुनो, ये वाली जो संख्या है ना, इससे 4 कम है तो ये वाली संख्या इससे 4 ज्यादा है। इससे ये 7 कम है तो इससे ये 7 ज्यादा है। तो आपको क्या करना है? एक संख्या को 7वीं को 6वीं से 4 ज्यादा बनाना है और 8वीं को 6वीं से 7 ज्यादा बनाना है। कितना? एक को देने 4 और एक को देने 7, तो 7 और 4 11 निकाल लो। 65 में से अगर 11 निकाल लोगे तो कितने बचेंगे? 54। बराबर बांटो। बराबर बांटने का मतलब है कि यहां कितना मिलेगा? 18। लेकिन इसको 18 नहीं कहना है, 4 ज्यादा है, इससे ये 4 ज्यादा और इससे ये 7 ज्यादा। तो इससे निकल के आएगा कि 6वीं 18 है, 7वीं 22 है और 8वीं 25 है। तो अंतिम संख्या यानी 8वीं संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 25। देखिए एक बार, 2 संख्याओं का औसत 31/2, 3 का 64/3, 6वीं 7वीं 8वीं पता नहीं, सबका औसत 160। सॉल्व किया तो ये आ गया। अब बोला है 6वीं संख्या इससे 4 कम है और इससे 7 कम है, तो इससे ये 4 ज्यादा हो गई, इससे ये 7 ज्यादा हो गए। मैंने क्या किया? 65 में से 7 और 4 11 कम कर दिए, कितने बचे? 54। 54 को अगर बराबर बांटते तो 18 18 18 आता। समझ गया? अब इससे ये क्योंकि 18 नहीं कर सकते ना, 4 ज्यादा, भाई करना तो टोटल 65 है, टोटल को 54 तो बनाना नहीं है, इसलिए यहाँ 4 ज्यादा और यहाँ पे 7 ज्यादा। स्पष्ट हुआ? बढ़िया, आगे की बात को समझना है। अगला लिखा हुआ है कि एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी
टीम के अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए हों तो कप्तान ने कितने बनाए? बाबूजी, भैया जी, ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है। कप्तान ने कितने बनाए? सभी के एवरेज से 30 ज्यादा, तो कप्तान को 30 ज्यादा देने, 30 निकाल लो। अब 310 में से अगर 30 निकाल लोगे तो कितने बचेंगे? 280। अगर 280 का एवरेज निकालें तो पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, वो 30 कहां चले गए? कप्तान ने बनाए ना एक्स्ट्रा। फिर से समझो, 30 निकाल दो, 30 केवल कैप्टन के और 280 सबके हैं। सबके हैं तो एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 40। तो कप्तान द्वारा बनाए गए रनों का योग कितना आएगा? 70। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं। एक चीज देखो भैया, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, मुझे और आपको एक बात को विस्तार से समझने का प्रयास करना है कि अभी क्या है ना, बड़ा बखेड़ा चल रहा है। टीचर्स खुद सवाल को 2-2 मिनट, 2.5 मिनट में कराते हैं, आपसे कह देते हैं 5 सेकंड में कर लोगे, नहीं कर पाओगे। हर सवाल 5 सेकंड लायक नहीं होता। इसी चैप्टर में कई सवाल हैं जिन्हें मैं करूंगा तो मौखिक कर लूंगा। अब बाबूजी मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, 11वां साल 12वां चल रहा है, अब 12 साल पढ़ाते हुए हो गए तो मैं तो कर ही लूंगा भाई। वो सवाल मेरी नजरों में कितनी बार निकल चुके होंगे आप खुद से बताइए, तो मैं तो कर ही लूंगा ना। देखो, इसलिए आपको ध्यान देना। देखिए, 3 व्यक्तियों PQR की औसत कितनी है? 52 वर्ष। तो PQR का अगर एवरेज अगर 52 है तो टोटल हो गया कितना? 156। कैसे? 52 गुणा 3। वेरी गुड। यदि एक नया व्यक्ति S उनके समूह में शामिल हो जाए तो PQ और R, तो एवरेज 4 कम हो जाता है। तो जो एवरेज 52 था वो 4 कम यानी 48। तो 48 गुणा 4 करोगे तो 192। अब एक चीज देखो, यहां से ये केवल S ही तो बढ़ा, यानी P प्लस Q प्लस R यहां लगाएं तो कितना लगाएंगे? 156। तो वो 156 इधर जाके अगर घटा दिया जाए तो यहां से मुझे S बराबर मिल जाएगा। और वो कितना मिलेगा? 156 घटाएंगे तो S बराबर बाबूजी हमें मिल जाएगा कितना? 36 वर्ष। अभी एक सवाल पीछे कराया था उसी जैसा है। यदि T जिसकी आयु S की अपेक्षा 8 वर्ष कम है, P को प्रतिस्थापित कर दे। T जिसकी आयु S की अपेक्षा 8 वर्ष कम है तो T की उम्र कितनी हो गई? 28 वर्ष। और ये प्रतिस्थापित कर दे भैया बाबूजी किसको? P को। तो देखो, P की जगह T आ गया, P की जगह T आ गया, तो औसत पुनः 4 वर्ष कम हो जाता। तो देखो, जो 52 था 4 कम हुआ 48, 4 और कम कर दोगे तो 44, और 44 गुणा 4 करोगे तो 176। क्योंकि पदों का योग निकालने के लिए क्या करना है? औसत गुणा पदों की संख्या। बहुत बढ़िया। तो P की आयु बताइए। देखो भाई साहब, नेताजी बाबूजी घटा दो, माइनस 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 माइनस, खत्म खत्म खत्म। तो ये हो गया P माइनस T बराबर, यहां से कितना आएगा? 16। और T की उम्र कितनी है? 28, जो उधर जाके प्लस हो जाएगी तो P बराबर कितना आ जाएगा? 44 वर्ष। स्पष्ट हुआ? बहुत बढ़िया, यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इस प्रकार से इस चैप्टर का हम लोग दी एंड करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करिए, समस्याएं बताइए, मिलके सुलझाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक डाटा समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे इससे अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको बेहतरीन अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी कक्षा में। थैंक यू।